हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या कि इक्वल वेलेंट का वेट। से मान लो आपको पता है एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, आप लोग मुझे बताओ। 27 ग्राम, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की? 3। तो बताओ बच्चों, पर वैलेंसी इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? पर वैलेंसी 3 इसकी वैलेंसी होती है। अगर इनका वेट 27 है तो पर वैलेंसी कितना हुआ? 9 ग्राम। तो बच्चों ये क्या कहलाया? इक्विवेलेंट वेट। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट या 1 मोल हो तो मोलिकुलर वेट कितना होता है? 24 ग्राम, ठीक है। अब अगर मान लो मैग्नीशियम में वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 12 होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ हमारे पास एटॉमिक वेट। अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक वेट लेंगे, लेकिन अगर मान लो मॉलिक्यूल है तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ठीक है। एटॉमिक वेट से अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसको हम वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, और अगर मॉलिक्यूलर वेट से हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ये n फैक्टर क्या होता है, कैसे आता है, इसको आपको अभी मैं समझाऊंगा। तो बच्चों ये है हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमारे सब में आगे काम आएगा इक्विवेलेंट वेट निकालने में। कोई एटम है तो उसके एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दो, कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से। n फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? बच्चों इक्विवेलेंट वेट मास ही होता है। यह एक एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम एंड सिल्वर के 108 ग्राम के साथ कंबाइन होता है। बात को समझना, डेफिनेशन क्या है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ, ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ और सिल्वर के 108 ग्राम के साथ कंबाइन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डेफिनेशन? इट इज़ mass of an element that combine with 1 gram of hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram chlorine एंड 108 ग्राम सिल्वर, ठीक बच्चों। अब बच्चों ये जो ग्राम है ये क्या है? ये इन सब के इक्विवेलेंट वेट ही है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो मास इन इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन होगा वो भी क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। जैसे मान लो मेरे पास ये CO है और ये CO2 है। अब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तुम्हें पता है कितना होता है? 8 होता है। अब मुझे निकालना है कार्बन का।
बच्चों बात को ढंग से समझेंगे। इस मॉलिक्यूल में मुझे केवल कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या मालूम पड़ रहा है कि कार्बन का 12 ग्राम, यानी कि कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइंड है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16। तो क्या मालूम पड़ रहा है, तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइंड है। क्या हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट? नहीं, हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट का जितना मास हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 एंड सिल्वर के 108 ग्राम के साथ कंबाइन हो। तो बच्चों अगर कार्बन का 12 ग्राम 16 ग्राम के साथ कंबाइन है तो 8 ग्राम के साथ कार्बन का कितना ग्राम कंबाइन होगा, रेशो निकाल लो, 6 ग्राम। अगर 16 ग्राम के साथ 12 ग्राम कंबाइन है तो 8 ग्राम के साथ 6 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना हुआ, 6 ग्राम। ऐसा हम पता कर सकते हैं जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या सिल्वर के साथ कंबाइन हो। यहाँ पता करो कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 32 ग्राम। जो मोलर मास है वो कितना है यहाँ ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ठीक है, तो ये जो 12 ग्राम में क्या ये इक्विवेलेंट वेट है? नहीं। इक्विवेलेंट वेट कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। 4 से डिवाइड कर दो 8 ग्राम आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 ग्राम। मतलब यहाँ पर कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना हुआ, 3 ग्राम। तो बच्चों इससे एक बात और मालूम पड़ गई कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। जैसे कि एटॉमिक वेट होता है वो तो फिक्स होता है, कार्बन का 12 ग्राम तो कार्बन का 12 ग्राम रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के कंपाउंड कि हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालें। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों हम सबसे पहले सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चों फॉर्मूला क्या होगा यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। से मान लो मेरे पास पहला ऑप्शन है NaCl, मुझे NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। NaCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, तो इसका वेट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मुझे इस पूरे का चाहिए बच्चों। अगर मुझे यहाँ केवल सोडियम का पूछा होता तब तो मैं पता कर लेता कि ये क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ कितना कंबाइन है, तब तो सोडियम का आ जाता। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, पूरे सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, तो उसका क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो बच्चों बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का, 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम। तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया 58.5 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, एन फैक्टर। अब बच्चों हम सीखेंगे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर निकालने के लिए आपको जो भी आयनिक कंपाउंड दिया जाए उसको आप आयनों में चेंज कर लो, उसको आयनों में तोड़ दो। तोड़ दिया, उसके बाद में जो टोटल चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, वही क्या कहलाएगा, हमारा एन फैक्टर। तो बच्चों बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, तो यही हमारा एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट यही होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट था वही क्या हो जाएगा,
इक्विवेलेंट वेट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसका n फैक्टर 1 था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो बच्चों बताओ इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, निकालो। कितना होता है? मैग्नीशियम का 24, एक क्लोरीन का 35.5, तो 71। कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? ये 95। तो बच्चों अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? n फैक्टर की। और n फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? हमें पता है n फैक्टर निकालने के लिए हमें इसको इसके आयंस में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो भाई। Mg+2 और क्लोरीन कितना हो गया? 2Cl-। जब हम MgCl2 को अपने आयंस में तोड़ेंगे तो Mg+2Cl- बनता है। और Cl- कितने इधर? 2, तो बैलेंस करने के लिए 2। अब बताओ मुझे यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? ये भी 2। एक क्लोरीन का -1 तो 2 क्लोरीन का 2। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों? n फैक्टर। इसे डिवाइड करेंगे और ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक बच्चों, अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूँ तो वो क्या होगा देखेंगे हम एक बार। जैसे मैंने अब की बार एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। इस एल्यूमिनियम सल्फेट का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। आयनिक कंपाउंड है, कंपाउंड है तो क्या आएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर वेट पता करेंगे, जो मैं आपको पहले ही निकालना सिखा चुका हूँ। कितना होता है इसका मोलिकुलर वेट? 342 ग्राम। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 342 ग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? n फैक्टर, जो किससे आएगा? जब हम इसको आयंस को तोड़ेंगे तो वहाँ पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा और या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों आयंस में तोड़ दो। कौन सा बनेगा? एक तो एल्यूमिनियम +3 बनेगा और एक SO4-2 बनेगा। बच्चों ये आयंस में तोड़ना आता है ना? 9th और 10th की चीज़ें हैं, पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, इनसे फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूला बना के इसको आयंस में तोड़ना। एल्यूमिनियम कितने हैं बच्चों हमारे पास? 2। सल्फेट कितना है? 3। ये बैलेंस कर दिया। तो बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 6। एक एल्यूमिनियम का 3 तो 2 का 6 हो जाएगा। या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो डिवाइड कर दो 6 से, आंसर हो गया 57 ग्राम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एक लास्ट और देख लेते हैं। अगर आपसे इस प्रकार से दिया हो कोई कंपाउंड और उसका क्या पूछा जाए? इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बच्चों याद आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है? एलम का, फिटकरी का ये केमिकल फॉर्मूला है। तो बच्चों तरीका तो वही है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। क्या? मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट में m मान लेता हूँ। आप लोग निकालना जानते हो, समझते हो, आप लोग इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेना। मैंने क्या मान लिया? m। अब मैं आपको सिखाता हूँ n फैक्टर कैसे निकालेंगे। n फैक्टर देखो बच्चों, ऐसे फॉर्मूले में ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। इसको हमें आयंस में नहीं तोड़ना, केवल इनको हम आयंस में तोड़ेंगे। तोड़ो आयंस में। कितने आयंस बनेंगे? देखो बच्चों, एक तो बनेगा K+, एक बनेगा एल्यूमिनियम +3 और एक बनेगा SO4-2। बैलेंस कर दो। K कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। सल्फेट कितने हैं? 4। ठीक है, तो बच्चों अब हमें टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखना है। वही हमारा क्या होगा? n फैक्टर। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? देखो ये K+ का 1 है, 2 है तो 2 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, 8। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। एक सल्फेट का -2 तो 4 सल्फेट का 8 हो जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर m/8। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इक्विवेलेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब हम सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस।
ऑफ आयंस। देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी आयंस का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वही जो भी उसका मोलर मास होता है, मोलर वेट होता है, उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, वही हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट। से मान लो मुझे सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सल्फेट का जो मोलर मास होता है, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 64, 96। अब इसकी वैलेंसी कितनी है इस आयंस की 2, बस इसी से डिवाइड कर दो, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। बड़ा इजी काम है आयंस के लिए। इक्विवेलेंट वेट निकालना है आयंस का, तो उनका जो मोलर मास है उसको उनकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मुझे निकालना है NH4+ के लिए, तो क्या हो जाएगा m मतलब इसका जो भी मोलर मास है वो, और इसकी वैलेंस कितनी है m/1। मुझे निकालना है फॉस्फेट के लिए, तो कितना हो जाएगा m मोलर मास, वो आप लोग निकाल सकते हो /3। तो ये होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। तीसरा जो हमारा पास है वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, किसका, बेस का। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अगर हमें किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। बच्चों ये एसिडिटी क्या होती है, इस बात को हम समझ लेते हैं। एक बेस यानी कि नंबर ऑफ OH- डोनेटेड बाय अ बेस। एक बेस जितने OH- रिलीज करता है या डोनेट करता है उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। से मान लो NaOH है, ठीक है। अब NaOH के अंदर ये कितने OH- को रिलीज कर सकता है, एक को, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ बात करूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यह 2 OH- को रिलीज कर सकता है। अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 3। तो बच्चों अगर मुझे NaOH, ये क्या है, एक बेस है, अगर मुझे बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके जो मोलिकुलर वेट होता है उसको मैं इसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दूंगा। आंसर क्या हो जाएगा m/1। अगर मुझे इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट तो इसके मोलर मास को या मोलिकुलर वेट को मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। इसका निकालना है तो m/3 कर दूंगा। बच्चों बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना, जो भी मोलिकुलर वेट है वो तो हम निकालना जानते हैं, उसको एसिडिटी से डिवाइड कर दो। और एसिडिटी क्या होती है, एक बेस जितने OH- रिलीज कर सकता है वही उसकी एसिडिटी होती है। तो बच्चों ये ख़त्म हुआ हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब बात करते हैं बच्चों हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बच्चों सेम वही तरीका है जो उसमें था, जो हमने बेस में निकाला, क्या, वही मोलिकुलर वेट अपॉन, उसमें हमने डिवाइड किया था एसिडिटी से, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे बेसिसिटी से। ये बेसिसिटी क्या होती है समझेंगे। एसिडिटी क्या थी, एक बेस जितने OH- रिलीज करता है वो उसकी बेसिसिटी, और एक एसिड जितने H+ रिलीज करता है वो उसकी होती है बेसिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड बाय एन एसिड। एक एसिड जितने H+ रिलीज करता है वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। जैसे मान लो मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालना है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, तो इक्विवेलेंट क्या होगा m/1। अगर मुझे निकालना है H2SO4 के लिए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2,
m/2 निकालना है HNO3 के लिए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा m/1। ये बच्चों सब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। ये याद रखना कि जितने H होते हैं ज़रूरी नहीं उतना ही रिलीज हो। ये तो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने H होते हैं उतने ही रिलीज होते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जितने H हो उतनी उसकी बेसिसिटी हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्सेप्शन मान लीजिए आप लोग इसको, जैसे मान लो हमारे पास ये है H3PO4 H3PO3 H3PO2। अब हमें इनकी बेसिसिटी पता करनी है, बेसिसिटी। तो बच्चों आपको यहाँ पर सब में 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी की बेसिसिटी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये सब क्या है, एसिड है, वीक। तो इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि कितने H ये रिलीज कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शन। और ये हमें किससे पता चलेगा, इसकी स्ट्रक्चर से। H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखो आप, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका है, एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो और एक OH को सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो, बाकी को आप लोग अपने आप सेटल कर लोगे। जैसे मान लो ये है, इसका मुझे बनाना है फॉर्मूला, तो क्या करूँगा मैं, एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूँगा और एक OH को सिंगल बॉन्ड के साथ। एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है वो लिख दूँगा, ठीक। अब मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन बाकी है, 2 ऑक्सीजन काम आ गए, 1 ऑक्सीजन बाकी है। कितने हाइड्रोजन बाकी है, 1 हाइड्रोजन यूज आ गया, 2 हाइड्रोजन बाकी। ये लो, ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। वैसे ही यहाँ भी बना सकते हैं, एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक OH को सिंगल बॉन्ड के साथ, बाकी को आप लोग अपने आप अरेंज कर लो। कितने ऑक्सीजन बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। कितने हाइड्रोजन बाकी है, 2, तो 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख लो। अब बच्चों इसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वो हाइड्रोजन जो OH के साथ जुड़े होते हैं वह इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3। इसमें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, 2। ये तो डायरेक्ट जुड़ा है फॉस्फोरस के साथ, तो ये रिलीज नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसके अंदर देखो आप लोग, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही क्या होगा, रिलीज होगा, तो इसकी बेसिसिटी होगी 1। अब बच्चों हम चाहें तो इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, m/3 मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, और इसकी कितनी है, 1। तो बच्चों ये थे कुछ इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके। अगर हमें एसिड गिवन हो, बेस गिवन हो, आयंस गिवन हो या आयनिक कंपाउंड गिवन हो, तो हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। कल बच्चों हम सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के कुछ मेथड कि केमिकल रिएक्शन से अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर हम किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं।